प्यारे दोस्तों, नमस्ते। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में कविता नाम की एक 20 साल की युवती रहती थी। कविता जन्म से ही अंधी थी। बचपन में ही उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। कोई भाई बहन न होने के कारण उसके मामा मामी ने उसकी देखभाल की और उसे बड़ा किया। वे दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। अब कविता बड़ी हो चुकी थी। उसके मामा को अपनी भांजी के विवाह की चिंता सताने लगी। मामा जी ने कहा, सुनो भाग्यवान, हमारी कविता अब विवाह योग्य हो गई है। भगवान की कृपा से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो हम इसका विवाह कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप सही कहते हो जी। कविता को देखने के लिए कई लड़के आए, मगर जैसे उन्हें पता चलता कि वो अंधी है, वे रिश्ता ठुकरा कर चले जाते। मगर एक दिन कविता के लिए एक रिश्ता खुद चला कर आया। लड़के का नाम था प्रवीण। वो और कविता बचपन से ही दोस्त थे। दोनों एक ही पाठशाला में जाते थे। प्रवीण शुरू से ही कविता को पसंद करता था, मगर उसे बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। कविता बिटिया, चल मेरे साथ, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। मामी जी, बाकी रिश्तों की तरह ये भी मुझे ठुकरा कर चले जाएंगे। मुझे बाहर नहीं चलना। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। बेटा, ऐसा मत बोलो। तू इस लड़के को बड़े अच्छे से जानती है और वो तुझे बहुत पसंद भी करता है। कौन है मामी वो? बेटा, वो और कोई नहीं, अपना प्रवीण है। उसकी अच्छी सरकारी नौकरी है। अपने बाप के साथ पास वाले मकान में रहता है और तेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तेरा हाथ मांगने आया है। लेकिन मामी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चल तू तैयार हो जा जल्दी से और चल मेरे साथ। कविता अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आती है। प्रवीण अपनी नजरें उसे हटा ही नहीं पा रहा था। प्रवीण ने पहले अपने माता पिता को कविता के साथ शादी के लिए मना लिया था। प्रवीण की माँ ने कहा, बहन जी, कविता बिटिया हमें बहुत पसंद है, तो अब जल्दी ही पंडित जी से मिलकर शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा। माँ रुकिए, मैं कविता से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रवीण ने कहा। प्रवीण की ये बात सुनकर कविता को कुछ समझ नहीं आया और वो घबरा गई। फिर प्रवीण कविता को अलग कमरे में ले गया और उसकी राय पूछी। देखो कविता, हम दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। मैं शुरुआत से ही तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। शादी की बात आगे बढ़े उससे पहले मैं तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर होगा तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। प्रवीण, तुम जानते हो मैं अंधी हूँ, फिर भी तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? कविता, आज से तुम अंधी नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से ये दुनिया दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी लाना चाहता हूँ। प्रवीण की इन बातों ने कविता का दिल जीत लिया। उसे यकीन हो गया कि प्रवीण से अच्छा जीवन साथी उसे मिल ही नहीं सकता है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी के बाद प्रवीण ने कविता को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। उसने कविता को बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कविता की आंखें ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन कविता के चेहरे पर उदासी देखकर प्रवीण ने पूछा, क्या बात है कविता, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी कैसी? ऐसा कुछ नहीं है जी। अरे, मुझसे कोई बात क्या छिपाना? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम उदास हो। वो कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मगर मेरा कोई भाई नहीं है। यही सोच रही थी कि मेरा कोई भाई होता तो मैं उसे राखी बांधती। उदास मत हो कविता, भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई तुम्हारा भाई जरूर आएगा। आगे क्या होने वाला था किसी को पता नहीं था। कविता को क्या पता था कि कल कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कविता, जल्दी करो, सुनीता बहन हमारा इंतजार कर रही होगी। हमें 11 बजे उसके घर पहुंचना है। प्रवीण और कविता गाड़ी में बैठ जाते हैं और प्रवीण की बहन के घर राखी बंधवाने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर अचानक प्रवीण के सीने में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आह, ये कैसा दर्द है? आह! अरे, क्या हुआ आपको? कुछ तो बताइए।
प्रवीण को रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ा था। उसने जैसे तैसे सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और इधर कविता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है ये बेहोश हो गए हैं। मुझे बाहर निकलकर मदद मांगनी होगी। जैसे ही कविता मदद मांगने के लिए गाड़ी से बाहर निकली, वो किसी से टकराकर नीचे गिर जाती है। कौन है आप? आप जो भी हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। गाड़ी के अंदर मेरे पति बेहोश पड़े हैं। मैं अंधी हूँ, अकेले इन्हें अस्पताल नहीं ले जा सकती। कृपया इन्हें ले जाने में मेरी मदद करें। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति का इस धरती पर समय पूरा हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इन्हें कुछ नहीं हुआ है और मैं होने भी नहीं दूंगी। अगर आज मेरे सामने यमराज जी भी आ जाएं, तो मैं उनसे लड़ जाऊंगी। उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा, समझे? कविता नहीं जानती थी कि उसके सामने स्वयं यमराज ही खड़े थे। यमराज को भी कविता की लाचारी पर तरस आ रहा था। उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि उसका पति बेहोश नहीं, मर चुका है। उन्होंने कविता को समझाने की कोशिश की। अरे, तुम्हारा पति बेसुध पड़ा है और उसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम सच्चाई का सामना करो बहन। नियति को बदलना किसी के बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे बहन कहा है, इसलिए समय नष्ट ना करके जल्दी से मेरे पति को अस्पताल ले जाने में मेरी सहायता करो। कविता नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। यमराज ने सोचा, न जाने मेरे मुंह से क्या निकल गया। चलो कोई नहीं, इसकी मन की तसल्ली के लिए इसके पति को अस्पताल ले जाता हूँ। यमराज जी एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर प्रवीण को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन प्रवीण की हालत अब भी नाजुक थी। असल में वो यमराज ही थे जो खतरे के रूप में प्रवीण के आसपास ही थे। उन्हें विधि का लेखा पूरा करना था। डॉक्टर प्रवीण को देख रहे थे कि तभी यमराज जी को कविता की आवाज सुनाई दी। भैया भैया, कहाँ हो आप? बोलो, मैं यहीं पर हूँ। आप कौन हैं? ये तो मुझे नहीं पता। मैं आपको देख भी नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूँ कि आज के दिन आपको मेरे पास भगवान ने ही भेजा है। आज अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो बैठती। इस संसार में जीने की सारी वजह खत्म हो जाती। आज रक्षाबंधन के दिन आप मेरे भाई बनकर मेरी सहायता और मेरे पति की रक्षा के लिए आए हैं, इसीलिए मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। यमराज के मुंह में शब्द नहीं थे। रक्षाबंधन जैसे पावन त्योहार पर वो कविता को राखी बांधने से मना कैसे कर सकते थे? यमराज ने मन ही मन बोला, कविता इतने प्रेम से मुझे राखी बांधना चाह रही है, अब मैं इसे मना कैसे कर सकता हूँ? देवता होकर इस पवित्र त्योहार की मर्यादा तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। क्या हुआ भैया? अपना हाथ आगे करो। यमराज ने हाथ बढ़ाया और कविता ने उन्हें राखी बांध दी। फिर उसने यमराज जी को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। अच्छा बहन, तो अब मुझे चलना होगा। भैया, हर साल रक्षाबंधन पर आपकी ये बहन राखी लेकर आपका इंतजार करेगी। सदा खुश रहो बहन। यमराज प्रवीण के प्राण लेने के लिए मुड़े, पर अचानक उन्हें ख्याल आया, मैंने अभी अभी कविता को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। अगर मैंने इसके पति के प्राण हर लिए तो वो खुश कैसे रहेगी? ये सोचकर यमराज ने अपना इरादा बदल दिया और प्रवीण को बिना लिए यमलोक के लिए प्रस्थान करने लगे। यमराज के जाने के कुछ समय बाद ही प्रवीण को होश आया। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो एकदम स्वस्थ हो गया और कविता के साथ वापस घर लौट आया। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें।